हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट ठीक है, उसी में आज आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी समय अवधि का निर्धारण कैसे करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। 1817 में जेम्स मिल, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने एक बुक लिखी, पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, जिसमें 3 विशाल खंड बने थे उनके। बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इस बुक में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशंस केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इस समय अवधि को बहुत बड़े लेवल पर स्वीकार किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इसको देखने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम लगती है? इस कि भाई हिंदी जो ये टाइम पीरियड का डिवाइडेशन, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, मतलब ये इस तरह से क्या गया कि हिंदू लोगों का टाइम था, मुस्लिम लोगों का टाइम था, फिर ब्रिटिश लोगों का टाइम था। क्या ये सही है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं? वी डू सो, हम इसलिए करते हैं इज इन एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, ताकि हम उस समय की विशेषताओं को केंद्रित कर सकें। इट्स सेंटर फीचर्स एज दे अपेयर टू अस, उस समय की विशेषताएं हमारे सामने आ सके। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियोडाइज, that is demarcate the differences between periods become important। इसीलिए हम ये डिवाइडेशन करते हैं ताकि तीनों ही कालों का जो भी डिफरेंसेस है वो हमारे सामने आ सके, महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ सके। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट में क्या उनके आइडियाज़ थे लोगों के, वो हमारे सामने आ सके। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। एक समय के बाद दूसरे समय में, मतलब एक पीरियड के टाइम पीरियड के बाद दूसरे टाइम पीरियड में जो चेंजेस आए वो भी हम समझ सकें। मिल थॉट that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। मिल का ये विचार था कि जो एशियन सोसाइटीज़ है, क्योंकि इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशियन सोसाइटीज़ में जो यूरोप के कंपैरिजन में लो लेवल की है, क्योंकि यूरोप के कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज आते हैं वो काफ़ी डेवलप्ड है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ अ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट रूल द कंट्री। उनके अनुसार, उनके इतिहास के अनुसार कि ब्रिटिश लोगों के इंडिया में आने से पहले यहाँ पर इंडिया में हिंदू और मुस्लिम निरंकुश राजाओं का शासन था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता, कास्ट टैबूज, जाति मतभेद एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी अंधविश्वास प्रचलित थे हमारे भारतीय इतिहास, भारत में के समाज में। dominated social life। British rule, Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। मिल के अनुसार कि भारतीय सभ्यता को विकसित किया जा सकता है, इसके लिए यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस लॉ इन इंडिया में लागू करना पड़ेगा। मिल इन फैक्ट सजेस्ट दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्यूर टिल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट। तो इसके लिए मिल ने कहा कि इंडिया ब्रिटिश लोगों को यहाँ की जो सिविलाइजेशंस है, यहाँ की सभ्यता को डेवलप करने के लिए इंडिया के सारे पार्ट्स पर अपना कब्जा करना पड़ेगा, ताकि यहाँ के लोग हैप्पी हो जाए। एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। ब्रिटिश हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं करता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, British rule represented all the forces of progress and civilization। इस उपाय के अनुसार ब्रिटिश रूल इंडिया भारत को प्रगति देगा, सभ्यता का विकास करेगा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल्स
वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पर अंधकार का साया था, मतलब अज्ञानी थे लोग एक तरह से। कैन सच अ कंसेप्शंस बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस अवधारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिट सिमुलेटेनियस इन दिस पीरियड, क्या इन सारे दौरों में से कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है, कि भाई जो शासक का धर्म था उसके अकॉर्डिंग ही धर्म को तय किया जा सकता था? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर्स। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, यानी आम जनता की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। We should also remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith. हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश सिविलाइजेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल्स एंड मॉडर्न। ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस के अलावा भारतीय जो दूसरे इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। एंशिएंट यानी प्राचीन काल का समय, मध्यवल यानी मध्यकाल का समय, मॉडर्न यानी आधुनिक काल का समय। दिस सिविलाइजेशन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इसकी भी अपनी समस्याएं थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, इस समय अवधि को भी वेस्ट से अडॉप्ट किया गया था। व्हेन द मॉडर्न पीरियड व एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्न पीरियड को उस समय उसको कहा जाता था जिसमें नवीनता थी, मतलब नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया था। जैसे साइंस फील्ड में नए साइंस में रीजन्स, अगर कोई घटना होती तो उसका रीजन्स बताना, डेमोक्रेसी, लिबर्टीज़, इक्वलिटी, ये सारी अवधारणाएं अपनाई गई थी, मतलब ये सारे थॉट अडॉप्ट किए गए थे। उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? मॉडर्न टाइम पीरियड। मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू बी डिस्क्राइब्ड अ सोसाइटी where these features of modern society did not exist। और मिडिवल टाइम पीरियड उस समय को कहा गया जब ये सारे थॉट अवेलेबल नहीं थे। कैन वी uncritically accept the characterizations of the modern period to describe the period of our history, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं या इसको स्टडी में शामिल कर सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश काल के समय हमारे इंडिया में इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ना ही हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी ना प्रोग्रेस हुई थी। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। कॉलोनियल उस एरिया को कहा जाता है जहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ ब्रिटिश केम टू कॉन्क्योर एंड कंट्री, इस बुक में हम पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, हमारे देश पर अपना कंट्रोल किया, एस्टेब्लिश देयर रूल, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, सब्जेक्टिंग लोकल नवाब और राजाज, यहाँ के नवाब और राजा के एरिया को अपने में मिला लिया। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हम देखेंगे कैसे इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसिव, और अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो कम कीमत पे खरीदते थे। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड द एक्सपोर्ट, जो उनको एक्सपोर्ट करना था उस क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाते थे। एंड you will understand the changes that came about as a consequences, हम ये देखते हैं धीरे धीरे ये सारे परिवर्तन हमारे देश में अंग्रेज़ों ने अपने सुविधा के अनुसार लाए। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल
ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट। हम ये देखते हैं ये चेंजेस धीरे धीरे हमारे वैल्यूज़ में, टेस्ट में, कस्टम्स, हमारी प्रथाओं में, सब में देखने को मिला है। एंड प्रैक्टिसेस when the subjection of one country by another leads to these kinds of political, जब कोई कंट्री किसी और कंट्री पर अपना अधिकार अधिकृत करता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल एंड कल्चर सभी फील्ड में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंज इन द सेम वे। इसके बाद भी हम ये जल्दी ही ये समझ आएंगे कि सारे वर्ग समूह इस जो भी चेंजेस आए थे एक ही ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब अनुभव नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास इन द पीरियड। इसलिए हमारी किताब का नाम ही यही है, अतीत, यानी अतीत पर केंद्रित है, पास्ट के बारे में बता रही हैं। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं? व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार किन रिसोर्सेज को स्वीकार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश लोग हर चीज़ को लिखने में बिलीव करते थे कि हर चीज़ लिखित रूप में होनी चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक जो निर्देश दिए जाए, प्लान बनाया जाए, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन यानी खोजबीन, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, सबको लिखित रूप में होना चाहिए। वंस दिस वर डन, अंग्रेज ये करते थे, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डेबिटेड, ताकि ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर डिबेट वगैरह भी डिबेट भी किया जा सकता था, यानी वाद विवाद भी किया जाता था। दिस कन्विक्शंस प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मतलब हर चीज़ अब जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ये सारे क्या रिटर्न फॉर्म में हमको मिले हैं, ताकि तभी हमें पता लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसलिए हर जगह उन्होंने रिकॉर्ड रूम बना दिए थे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो वर्क होता था उनके अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, जैसे तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, ये सारे, द प्रोविजनल सेक्रेटरीज एंड लॉ कोर्ट, ऑल देयर रिकॉर्ड रूम, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, तो वहाँ पे सभी लिखित दस्तावेज रखे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्chives एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड। इसके अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय यानी म्यूजियम्स वगैरह होते थे, जहाँ पर ये सारे मतलब बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित रखे जा सकते थे। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्chives। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरे शाखा, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो लेटर वगैरह भेजे जाते थे, उन ज्ञापनों को भी अभिलेखागारों में हम देख सकते हैं। सेंचुरी कैन बी रीड इन द आर्chives। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय द ऑफिशियल एट द टॉप प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही बड़े ऑफिसर्स द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, मतलब इसकी फोटोकॉपी टाइप ये लोग सेव करके सेफ रखते थे। In the early years of the 19th century, the documents were carefully copied and beautifully written by calligraphics.
पहले जब फोटोग्राफी टाइप मशीन, प्रिंटिंग मशीन नहीं आती थी, तो हस्तलिखित अभिलेख मतलब उसी की दोबारा कॉपी बना के रखी जाती थी सुंदर राइटिंग में। कैलिग्राफिक जो सुंदर राइटिंग में उसको कॉपी बना के रखते थे। That is by those who specialize in the art of beautiful writing, जिसकी राइटिंग अच्छी थी वो उसकी कॉपी करके रखते थे। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, 19th century आते थे, प्रिंटिंग मशीन बन गई थी। फिर मल्टीपल कॉपीज़ को भी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। When न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, द नेशनल म्यूजियम्स एंड नेशनल आर्चिव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू वायसरायज पैलेस। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरायज के निवास के पास बनाए गए थे। इससे पता लगता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। द लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशंस। फिर है उस समय जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी उसकी कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। रिपोर्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन ए म्यूटिनी that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of report and Home Department got from different dockyards. सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की जो बगावत, जो विद्रोह करते थे, मतलब उनको कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों को गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। जैसे बॉम्बे से क्या रिपोर्ट दी गई थी? अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक अवर शिप्स एंड एस्टेब्लिश रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले और शाही नौसैनिक जहाज़ अभी बंदरगाह से बाहर ही है। हार्बर यानी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची से क्या रिपोर्ट भेजी गई थी? 301 mutineers are under arrest and few more strongly suspected are to be arrested. All established are under military guard. इसको म्यूटिनेरियन यानी विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं ना, क्रांति करते हैं, उसके लिए कहा गया है। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेह पर सस्पेक्टेड विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, द पोजीशन इज ए completely under control and no violence has occurred. Military guards have been placed on ship and establishment. No further trouble expected except the few men may refuse to work. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम ना आए। ये एक रिपोर्ट तैयार करने का एक तरीका था। इसकी हम कॉपी कहाँ से मिलती है? हमें डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7 फाइल नंबर 52146 होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में नॉलेज मिलती है।